कल से पूरे देश में एक ही बात की चर्चा है कि माओवादियों के शीर्ष नेता वेणुगोपाल और सोनू दादा ने समर्पण कर दिया है और इस समर्पण को हर कोई ऐतिहासिक बता रहा है। हर कोई बता रहा है कि इस समर्पण से माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा और ये सबसे बड़ा समर्पण भी है, क्योंकि जहां तक जानकारी है कि पहली बार किसी पोलित ब्यूरो ने सरकार के सामने समर्पण किया है। हालांकि समर्पण को लेकर और शांति वार्ता को लेकर वेणुगोपाल बीते कई दिनों से पत्र लिखते चले आ रहे थे और कई बार उन्होंने कहा कि अब सशस्त्र संघर्ष के विराम का समय आ गया है। ये बात अलग है कि पार्टी में ही कुछ लोग उनके खिलाफ में भी थे। लगातार आ रहे पत्र के साथ जब कल उन्होंने समर्पण किया तो उसके ठीक एक दिन पहले मतलब कि परसों सोनू दादा ने बस्तर टॉकीज मतलब कि मुझे या फिर बस्तर टॉकीज को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने कुछ अपनी बात रखी। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में जिसमें मैंने समर्पण की बात कही उसमें कहा भी था कि इस पत्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्या लिखा है उस पत्र में, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब से बसवराज की मौत हुई उसके ठीक कुछ समय पहले से ही माओवादियों की तरफ से सरकार से शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किया जाना शुरू कर दिया गया था। बसवराज की मौत के बाद भी शांति वार्ता को लेकर कई पत्र आए और अलग अलग नाम से आए, कभी रुपेश के नाम से, कभी अभय के नाम से। रुपेश के नाम पर जो पत्र जारी हुआ वो पत्र जारी किया गया था टकपल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश कोपा के नाम से, और अभय के नाम से एक पत्र जो कुछ पत्र जारी हुए वो पत्र जारी किया था वेणुगोपाल ने। और हमने शांति वार्ता को लेकर जो भी पत्र जारी हुए माओवादियों की तरफ से सभी पत्र को बस्तर टॉकीज में विधिवत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हम चाहते थे कि माओवादियों के द्वारा क्या बात की जा रही है वो बात विधिवत सभी तक पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे, उसके जो मूल स्वरूप है उसको बदला ना जाए। ऐसा ना हो कि माओवादी बोलना कुछ चाह रहे हैं और हम उसको दिखा कुछ और रहे हैं। दरअसल और मैंने उस बात को भी हूबहू रखने की कोशिश की कि सरकार का क्या बयान है, सरकार ने जब जब जो बातें रखी, क्योंकि एक पत्रकारिता के अनुसार पत्रकार का धर्म ये है कि क्या कहा जा रहा है उसे मूल स्वरूप में बताया जाए, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर या अपने तरफ से अपना एनालिसिस उस पर घुसा दिया जाए और उसके पूरे अर्थ को बदल दिया जाए। लगातार पत्रों के आवाजाही और उसके प्रसारण के बाद वेणुगोपाल ने एक आखिरी पत्र संगठन में रहते हुए, क्योंकि अब तो वो पुलिस के समक्ष समर्पण कर चुके हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के सामने, तो उसके ठीक पहले उनका आखिरी जो पत्र मुझ तक पहुंचा, जो मेरे नाम से पहुंचा, मुझे लगा उसे दर्शकों को भी दिखाना चाहिए कि वेणु माओवादियों के सबसे शीर्ष नेता, 4 बचे हुए पोलित ब्यूरो में से एक और सबसे सीनियर कैडर के द्वारा बस्तर टॉकीज को इस पत्र में क्या लिखा गया है। तो देखिए, ये पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल वेणुगोपाल ने मुझे भेजा था और मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को भी इसे दिखाना चाहिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि श्री विकास तिवारी जी, बस्तर टॉकीज, नमस्ते। पहले मैं आपके लिए धन्यवाद पेश करना चाहता हूं। आप अप्रैल 2025 से लगातार हमारी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे शांति वार्ता को कवर कर रहा है। यह सराहनीय बात है। शांति वार्ता के प्रति हमारे शहीद महासचिव कॉमरेड बसवराजू और रुपेश जी एक अच्छा पहल शुरू किया है। खैर, इस पर हमारी पार्टी में कुछ लोगों को आपत्ति हो सकता है। इस बीच में 4-5 एसजेडसी मेंबर बैठकर उस प्रयास पर रिव्यू किया है। हथियार छोड़ने की बात जो हमारी पार्टी के माननीय महासचिव से एजेंडा में रखने की बात पेश किया गया था, उस पर उन लोगों ने आपत्ति जताते हुए निंदा की है। वह उन 5 साथियों का विचार हो सकता है, लेकिन आज सैकड़ों साथीगण हमारे शहीद महासचिव एवं रुपेश जी से पहल किए गए रास्ते पर हथियार छोड़ने के लिए अपनी सहमति जताते हुए मेरे 22 पन्ने के अपील पत्र पर सहमति जता रहा है। आप इस बीच एक एपिसोड में मेरे 22 पन्ने के पत्र के बारे में बताते हुए उसे हिंदी में अनुवाद करवाने का बात बताया था। मैं इसके शुक्रगुजार हूँ। यदि आप अब तक हिंदी में अनुवाद करवाए तो बहुत अच्छा, यदि नहीं किया गया तो हमसे किए गए हिंदी अनुवाद कॉपी भेज रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप तो यह पक्का जानते हैं कि हमारे स्थानीय आदिवासी कॉमरेड हर एक विषय को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ने का इच्छा प्रकट करते हैं। उनकी इच्छा जायज़ भी है, इसलिए मैं इस राजनीतिक पत्र को कोया में भी अनुवाद किया हूँ। कृपया आप इन पन्नों को अपने चैनल में और झारखंड के मीडिया मित्रों के द्वारा वीक्षकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप बहुत मेहनत उठाकर अंदरूनी इलाकाओं तक जाकर जनता के विचारों को उजागर करने के लिए बहुत काम किए हैं।
मैं 3 साल पहले राष्ट्रीय पत्रकार के दिवस पर आप और बस्तर के कई पत्रकारों के बारे में तेलुगु में एक लेख लिखकर तेलुगु पत्रिका के लिए भेजा था। वे लोग उस पत्र को छापे भी हैं। अब तक मैं हथियारबंद माओवादी के रूप में आपके साथ संवाद किया करता था। अब से दूसरे प्रकार से संवाद करना पड़ेगा। मैं आपसे यह आशा एवं विश्वास कर रहा हूं कि हमारे हथियारों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारे संबंध यथासंभव पुराने जैसे ही जारी रखेंगे। मैं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप बस्तर जनता के पक्ष में उनके हर एक मुद्दे को उठाते हुए लोगों तक पहुंचाने में उनका मदद करेंगे। सोनू, पीबीएम, भाकपा माओवादी। पीबीएम मतलब पोलित ब्यूरो मेंबर। तो ये पत्र वेणुगोपाल ने आखिरी पत्र संगठन में रहते हुए मुझे या बस्तर टॉकीज को प्रेषित किया, और जिसमें मैंने कई बार एक पत्र का जिक्र किया कि 22 पन्ने का एक पत्र वेणुगोपाल या उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिखा गया है जो तेलुगु में, और उसका ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है मुझसे, जिसे मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। तो उस पत्र को भी वेणुगोपाल ने हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझ तक भेजा है। हालांकि अब वेणुगोपाल ने समर्पण कर दिया, उसमें उन्होंने अपने साथियों के लिए अपील की है। उनके साथ कुल 60 साथियों ने उनके समर्पण किया है। ये माना जा रहा है कि अब उनके गढ़चिरौली डिवीज़न और मार डिवीज़न अब पूरी तरह से समर्पण करने के मूड में है, और जो 60 लोगों ने समर्पण किया उसमें बड़ी संख्या गढ़चिरौली डिवीज़न का भी है। साथ ही साथ 10 शीर्ष और बड़े नेता इस समर्पण में हैं, जिनके नामों का खुलासा कुछ ही देर में हो सकता है महाराष्ट्र की पुलिस कर दे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो या देखने के कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो 60 लोग आखिर हैं कौन कौन, उनकी भूमिका क्या है और सभी पर कितने लाख का इनाम है। खुद बताते हैं कि महाराष्ट्र से जानकारी निकल कर आ रही है कि वेणुगोपाल पर ही अलग अलग राज्यों में मिलाकर कुल 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था, और काफ़ी लंबे समय से वेणुगोपाल माओवादी संगठन से जुड़े थे, बहुत कम उम्र से, और अब उनकी उम्र लगभग 70 साल की हो गई है। तो इतना लंबा समय उन्होंने संगठन को दिया, और उसके बाद अब उन्हें लगने लगा कि ये जो संगठन है ये हथियार के दम पर गलत रास्ते पर जा रहा है, और इस तरह से जिस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी वो उद्देश्य हरगिज पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेणुगोपाल जो सोच रहे हैं वो पार्टी के सभी लोग सोच रहे हैं। अभी भी पार्टी कई खेमों में बट गई है। जैसे तेलंगाना के इस तरह के जो माओवादी हैं, जिसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने उनका विरोध किया, उसके साथ कुछ समय के बाद अभय और विकल्प के नाम पे जो पत्र आया उसमें भी उन्होंने वेणुगोपाल के विचारों का विरोध किया। तो अभी भी ये बात तय है कि वेणुगोपाल और उनके जैसे बहुत से माओवादी सोचने लगे हैं कि ये लड़ाई गलत दिशा में जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं जिन्हें लगता है कि वो एक बार फिर से संगठन को खड़े कर लेंगे। इसको लेकर एक तेलुगु में भी पत्र मुझ तक पहुंचा है, जिसमें तेलुगु माओवादियों ने लिखा है कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उस पत्र को भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा ट्रांसलेट करके। और साथ ही साथ ये पत्र आया तो मुझे लगा कि इसे भी अपने दर्शकों तक बताना चाहिए कि वेणुगोपाल वो नाम जो माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व करने की क्षमता रखता था, जब आज वो वापस लौटने के कगार पर है या लौट चुका है, तो उसके पहले उसकी मंशा क्या थी और उन्होंने क्या अपने पत्र में बस्तर टॉकीज को ये पत्र के दौरान क्या अपनी मंशा जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो उनके खिलाफत में है उसमें केवल 5 से 6 ही एसजेडसी मेंबर हैं। अब देखना होगा कि वो कौन 5 से 6 एसजेडसी मेंबर हैं जो वेणुगोपाल की मंशा के विरोध में है या सशस्त्र संघर्ष के विराम के खिलाफ में है। साथ ही साथ ये भी देखना इंटरेस्टेड होगा कि इन सब मुद्दों में हिड़मा किस तरफ खड़ा है, क्या, क्योंकि जब तक हिड़मा जंगल में है तब तक माओवाद को समाप्त मान लेना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। तो हिड़मा का क्या विचार है, क्या वो आदिवासियों के नाम पे फिर से लड़ने के लिए तैयार है, या वो तेलंगाना के जो माओवादी हैं जो चाहते हैं कि सशस्त्र संघर्ष को जारी रखा जाए, क्या उनके साथ खड़ा है। क्या हिड़मा के मन में भी अब कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि वाकई में सरेंडर कर देना चाहिए या सरकार से बातचीत कर लेनी चाहिए और इस संघर्ष को विराम देना चाहिए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा फैसला होगा, एक बड़ी खबर होगी या एक बड़ी पहल होगी या एक बड़ा अपडेट होगा इस माओवादी मूवमेंट को लेकर, क्योंकि हिड़मा अब जिस तरफ जाएगा लड़ाई का मूवमेंट भी उसी तरह होगा। अगर हिड़मा अभी भी लड़ने के मूड में होगा तो जवानों के लिए अभी भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि बटालियन कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व में अभी भी है। और अगर ये बात सच है कि वो दंडकारण का सचिव बना दिया गया है, हाँ ये बात सच है कि माओवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी उसके पास बटालियन में लड़ाके हैं। 54 हथियार लेकर वेणुगोपाल सरेंडर करने पहुंचे हैं पुलिस के पास महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सैकड़ों ऑटोमेटिक वेपन
माओवादियों के पास में है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक वेपन बटालियन के पास में है। मुझे लगा ये सारे सवाल आपके सामने रख दूं, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये जो माओवादी का पत्र है, वेणुगोपाल का आखिरी पत्र, सबसे शीर्ष नेतृत्व का आखिरी पत्र बस्तर टॉकीज को, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। आप इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को कमेंट्स कर लीजिएगा, को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत बोल दिया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। धन्यवाद।